तेलंगाना सोदर सोदरी मणुन्नारा अन्नदरी कार्यकर्तालू ना नमस्कारम। तेलंगाना को ना वंदनालू। मुझे लगता है कि हैदराबाद नए इतिहास बनाने में बड़ा मशहूर है। 2013 में जब आपने मुझे बुलाया था तो यहां प्रवेश करने के लिए आपने टिकट रखा था। बिना टिकट को किसी को एंट्री नहीं थी। हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन की ये सबसे बड़ी घटना थी कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम में आने के लिए कोई टिकट रखने की हिम्मत करे और लोग टिकट देकर के आए। ये अपने आप में एक नया इतिहास आपने बनाया था। और मैं कह सकता हूं उस समय तो मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित भी नहीं किया था, लेकिन हैदराबाद की इस एक घटना ने हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल विवेचक थे, कमेंटेटर थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ नई दृष्टि से देखने के लिए मजबूर कर दिया था। आज आपने एक नया इतिहास बनाया है। ये मेरे सामने ये जो हजारों लोगों का जन सैलाब दिख रहा है, ये भीड़ नहीं है। ये मतदाता सिर्फ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता यहां मौजूद हुए हैं। मेरे सामने ये संगठन की शक्ति का नजारा है। बड़ी से बड़ी जनसभा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हर पोलिंग बूथ से चुने हुए, तय किए हुए कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन में लाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को, आप सबको लाख लाख अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आप भले बूथ के कार्यकर्ता हो, आप भले एक छोटे से बूथ को संभालते हो, आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के जूझते हो, लेकिन मैं आज कुछ और देख रहा हूं। मुझे दूर का दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ और नजर आ रहा है। और मुझे ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति नजर आ रही है, मुझे ये तेलंगाना
तेलंगाना का भविष्य नजर आ रहा है। ये तेलंगाना का भविष्य मैं मेरे सामने देख रहा हूं भाई। और मुझे विश्वास है कि जिन पॉलिटिकल पंडितों ने हैदराबाद के मेरी सभा, टिकट वाली सभा, उससे देश की राजनीति को नए सिरे से सोचना शुरू किया था, मैं आज उन पॉलिटिकल पंडितों को कह रहा हूं कि आप भी तेलंगाना के राजनीतिक भविष्य को नए सिरे से देखना शुरू कर दीजिए। आज तेलंगाना के उज्जवल भविष्य को भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बनाएगी, किस प्रकार से संवारेगी, किस प्रकार से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इसका शिलान्यास हो रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। आज 7 अगस्त है। हिंदुस्तान के इतिहास में 7 अगस्त का एक विशेष महत्व है। आजादी का आंदोलन, स्वदेशी की भावना, उसको एक नई ताकत मिली थी 7 अगस्त को। और जब हमारी सरकार बनी तो हमने 7 अगस्त को हैंडलूम डे के रूप में मनाना तय किया। आज 7 अगस्त हैंडलूम डे है और मैं प्रदेश अध्यक्ष का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये हैंडलूम का तोहफा देकर के मेरा सम्मान किया है। ये तोहफा उन बुनकरों का है, ये तोहफा मेरे देश के कोटि कोटि वीवर्स का है, मेरे देश के कोटि कोटि खादी को समर्पित मेहनतकश लोगों का तोहफा है। मैं इसको सर झुका करके स्वीकार करता हूं और उन सबके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। इन मेरे बुनकर भाइयों के सम्मान में, इन मेरे वीवर के सम्मान में यहां उपस्थित सब लोगों से मैं एक काम कहना चाहता हूं। करोगे? 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 अपने मोबाइल फोन को निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट कीजिए। एक साथ चारों तरफ लाइट जलाइए, बुनकरों का सम्मान कीजिए। मंच वालों के पास हो तो भी करें। सबके मोबाइल फोन की लाइट जलनी चाहिए। एक सबके साथ किसी कोने में जरा टीवी कैमरा वाले देख लीजिए नजारा। सारे के सारे मोबाइल फोन की लाइट जलाइए। सबके साथ ये मेरा 7 अगस्त, ये मेरा हैंडलूम डे, ये मेरे देश के बुनकरों का सम्मान, ये मेरे बुनकरों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने का प्रयास, ये मेरे देश के गरीब वीवर जो है उनकी जिंदगी में एक नया बदलाव लाने का, एक नई रोशनी का ये अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे तेलंगाना वासियों, आज आपने कमाल कर दिया है।
जब देश की जनता ने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई, सारे पॉलिटिकल पंडित गलत सिद्ध हो गए। किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना सकती। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे तेलंगाना के भाइयों बहनों, मेरे प्यारे हैदराबाद के नौजवानों, देश की जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है, जो जनादेश है, वो हमारा जनादेश सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें पहले भी थी, लेकिन पहले कोई और हुआ करता था। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसका हाईकमांड 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। मोदी का हाईकमांड मेरे सामने बैठा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी, ये मेरे हाईकमांड है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा, उनका निर्देश, ये मेरी सर आंखों पर है और सरकार उस बात को लेकर के हम चला रहे हैं। भाइयों बहनों, वो दिन याद कीजिए जब अखबार के हर पन्ने पर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की ही बू आती थी। कोई भी टीवी चैनल चालू कर दीजिए, सबसे पहली खबर शुरू होती थी भ्रष्टाचार। भाइयों बहनों, 2 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। मैं आज सर झुका करके मैं 125 करोड़ देशवासियों को नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई छेड़ी है, 2 साल से अधिक समय हो गया, इस सरकार पर कोई दाग नहीं लगा है। मेरे भाइयों बहनों, कोई दाग नहीं। इतना ही नहीं, हमने व्यवस्थाओं को ऐसे विकसित किया, जिस व्यवस्थाओं को विकसित करने के कारण जो बिचौलिए थे, जिनके कारण दिल्ली की 5 स्टार होटलें भरी रहती थी, सरकार की कॉरिडोर में हर 5वें कदम पर जिनका चेहरा नजर आता था, आज 2 साल हो गए, ढूंढने पर भी ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं। भाइयों, नजर नहीं। ये गरीब जनता का पैसा है, इसे किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। और ये देश, एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया था, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया था, देश में अन्न की कमी थी, देश को लड़ाई लड़ने की नौबत आई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था देशवासियों को कि आप सप्ताह में एक दिन, एक समय खाना छोड़ दीजिए। और इस देश के करोड़ों लोगों ने सप्ताह में एक दिन
एक समय का खाना छोड़ दिया था। ये मेरे देश की ताकत है, जो जमीन से जुड़ा होता है, जो जमीन से पनपा होता है, जो अपनों के बीच पला बड़ा होता है, वो जनता जनार्दन की ताकत को भली भांति जानता है, पहचानता है, महसूस करता है। जब मुझे दायित्व मिला, मैंने देशवासियों को चलते चलते ऐसे ही कह दिया कि अगर आप के पास आर्थिक स्थिति अगर ठीक है तो आपने गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी मिलती है वो छोड़ देनी चाहिए। बस इतना ही कहा था। और मेरे देशवासियों का प्यार देखिए, मेरे देशवासियों की ताकत देखिए। 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। मेरे भाइयों बहनों, ये इस देश की ताकत का परिचय है। हमारे देश के सामान्य मानवी की ताकत क्या है, इसका ये एहसास करवाता है। और जब जनता इतना प्यार देती है, इतना विश्वास बढ़ाती है, तो मुझे भी तो कुछ करने का मन ज्यादा ही हो जाता है, कुछ ज्यादा ही दौड़ने का मेरा मन कर जाता है। और हमने तय किया कि जो गैस की सब्सिडी लोगों ने छोड़ी है, ये गैस का कनेक्शन गरीब परिवारों को दिया जाएगा। भाइयों बहनों, याद करो, आज इस बात को आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं पुराना वो कुछ याद कराऊंगा तो आपको पता होगा। आज से 7 साल, 10 साल, 15 साल पहले का अखबार निकाल दीजिए। अखबार में खबरें क्या आती थी? सांसद को गैस कनेक्शन के लिए 25 कूपन मिलती थी, ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने इलाके में 25 लोगों को ऑब्लाइज कर सके। 25 गैस कनेक्शन के लिए पार्लियामेंट के मेंबर का महत्व बढ़ जाता था। और कभी कभी खबरें ये भी आती थी कि कुछ पार्लियामेंट के मेंबर गैस कनेक्शन की कूपन काले बाजार में बेचते हैं, ऐसी खबरें आती थी। भाइयों बहनों, ये सरकार देखिए कि जिसने पिछले 1 साल में 3 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया। भाइयों बहनों, आज भी हमारी गरीब माताएं लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। और जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो पूरा कमरा धुएं से भर जाता है, छोटे बच्चे रोते हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मां घर में लकड़ी के जला करके, चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उसके शरीर में एक दिन में 400 सिगारेट जितना धुआं उसके शरीर में जाता है। आप मुझे बताइए, अगर 400 सिगरेट का धुआं मेरी गरीब मां के शरीर में जाएगा तो वो मां की तबीयत का क्या हाल होगा, उसके बच्चों का क्या हाल होगा, मेरे भारत के भविष्य का क्या होगा? किसी ने सोचा है? ये सरकार गरीबों के लिए है। ये सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, दबे हुए लोगों के लिए है। और हमने तय किया 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन दे दिया जाएगा। निर्णय कैसे होते हैं, बदलाव कैसे आता है। और हम पहले
गैस की सब्सिडी रास्ते में ही कहीं हजम हो जाती थी। हमने जरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बनाई, सीधे जनधन अकाउंट में डालना शुरू किया। आपको हैरानी होगी, 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग निकले जो मौजूद ही नहीं है, लेकिन सिलेंडर की सब्सिडी जाती थी। हजारों करोड़ रुपया चोरी होता था। भाइयों बहनों, इसको हमने बचा लिया और गरीबों के काम के लिए लगा दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे लड़ा जाता है। हम एलईडी बल्ब लगाने का अभियान चला रहे हैं। इस देश में कोई सरकार ऐसी नहीं आई होगी जिसने हर परिवार के जेब में 200 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया डाला होगा। हर परिवार में। गरीबों के लिए तो शायद कुछ सरकारें ऐसी योजना बना के कुछ बांट करके चुनाव जीत लिए होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के सभी 25 करोड़ परिवार, 125 करोड़ जनसंख्या है, 25 करोड़ से करीब करीब ज्यादा परिवार है हमारे यहां। इन 25 करोड़ परिवारों के खाते में अपने आप 200, 250 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कैसे? एलईडी बल्ब लगाने से। अगर आप एलईडी बल्ब लगाओगे तो बिजली का बिल कम आएगा और हर परिवार में छोटे से कम लाइट उपयोग करता होगा तो 50 रुपया, ज्यादा उपयोग करता होगा 1000 रुपया। ये पैसों की बचत सामान्य मानवी के काम आ रही है और 1 रुपये का इधर उधर नहीं होता है, काम होता है। भाइयों बहनों, ये 15 अगस्त भारत की आजादी के 70 साल हो रहे हैं। आप सब कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है, पूरे हिंदुस्तान में सभी सांसदों से मैंने आग्रह किया है कि आप 15 अगस्त के लेकर के आगे एक तिरंगा यात्रा निकालिए। एक तिरंगा यात्रा निकालिए। 2 व्हीलर पर निकालिए, 4 व्हीलर पर नहीं। और 2 व्हीलर पर 8 फीट का डंडा और उस पर 2 फुट का झंडा लगाइए। भारत का तिरंगा झंडा लगाइए और अपने इलाके के उन सभी जगह पे जाइए जहां पर आजादी से जुड़ी हुई कोई घटना घटी हो, जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया हो, आजादी के लिए यातनाएं झेली हो, ऐसे स्थानों पर जाकर के फूल चढ़ाइए, नमन कीजिए और देश में आजादी का एक फिर से एक जश्न मनाया जाए, देश में एक नई चेतना जगाई जाए, ये प्रयास किया जाए। लेकिन मैं तेलंगाना के लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में तो 15 अगस्त से 7 दिन के लिए सब लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे, लेकिन आप 7 दिन के लिए नहीं, 17 सितंबर तक निकालिए। 15 अगस्त से 17 सितंबर तक निकालिए। और 17 सितंबर इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 17 सितंबर इसलिए कि मां भारती के संतान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको आजादी दिलाई। देश आजाद होने के 13 महीने के बाद आप आजाद हुए थे और इसलिए 15 अगस्त से 17 सितंबर तक पूरे तेलंगाना में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाए। और भाइयों बहनों, जब मैं तिरंगा यात्रा की बात करता हूं तब ये बात सही है कि हमें
हम मेरे जैसे लोग जो आजादी के बाद पैदा हुए, हमें देश की आजादी के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें देश की आजादी के लिए जेल में जवानी खपाने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देश के लिए मरने के लिए मौका भले न मिला हो, लेकिन हम सबको देश के लिए जीने का मौका मिला है। देश के लिए जी करके दिखाना चाहिए। ये तिरंगा यात्रा देश के लिए जीने की प्रेरणा देने वाली हो। और जब मैं तिरंगा कहता हूं तो हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग है, केसरिया, सफेद, ग्रीन और उसमें ब्लू चक्र है। भाइयों बहनों, सैफ्रॉन कलर है, सैफ्रॉन। और मैं कहता हूं देश में सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन होना चाहिए। और जब मैं सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करता हूं तो कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। बड़ा उनकी नींद हराम हो जा रही है कि मोदी कहां से सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन लाया। भाइयों बहनों, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन ये ऊर्जा का रंग है। देश में ऊर्जा की क्रांति चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, हर गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए, 24 घंटा बिजली पहुंचे उस दिशा में काम होना चाहिए। देश ऊर्जावान बनना चाहिए। इसलिए मैं सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करता हूं। दूसरा, व्हाइट रिवॉल्यूशन होना चाहिए, श्वेत क्रांति। हमारे कैटल ये हमारी वेल्थ है। दूध उत्पादन, हमारे पशु, प्रति पशु दूध का उत्पादन कैसे बढ़े। कॉटन, कॉटन का उत्पादन उत्तम कैसे हो। चीनी, उत्तम चीनी दुनिया के बाजार में कैसे पहुंचाए। एक श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का माहौल बने। और तीसरा, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमारा ग्रीन कलर हमें संदेश देता है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा कृषि में टेक्नोलॉजी लाने से, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, आधुनिक खेती, उस पर बल देना है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़े, भारत की आवश्यकताएं पूरी हो, खेती में हम नई क्रांति करें। और उसमें एक है ब्लू कलर का अशोक चक्र। ये ब्लू कलर ब्लू रिवॉल्यूशन का संदेश देता है, ब्लू इकोनॉमी का संदेश देता है। और ये ब्लू कलर समुंदर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे मछुआरों की जिंदगी बदले, हमारे मछुआरों की जिंदगी में आर्थिक संपन्नता आए, हमारा सामुद्रिक व्यापार बढ़े, हम समुद्र में शक्तिशाली बने, संपन्न बने। इसलिए हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन होना चाहिए। और साथ साथ ब्लू रिवॉल्यूशन एनवायरमेंट की भी बात करता है, एनवायरमेंट की भी बात करता है। हमारा आसमान नीला रहना चाहिए, हमारा आसमान काला नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ये ब्लू रिवॉल्यूशन का संदेश लेकर के ये तिरंगा यात्रा हम निकाले, हिंदुस्तान के हर उस जगह पे पहुंचे। और उसके साथ साथ देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले हमारे पूर्व सैनिक, जिनको हमारी सरकार ने
वन रैंक वन पेंशन दिया। 3 दशक से देश की सेना के जवान जो देश के लिए मरते थे, देश के लिए जीते थे, देश के लिए जी जान से कुर्बानी देने के तैयार थे, 3 दशक से उनके पेंशन के प्रश्नों को हल नहीं किया जाता था। हमने वन रैंक वन पेंशन देकर के उस समस्या का समाधान किया। ये तिरंगा यात्रा के साथ सभी पूर्व सैनिकों का सम्मेलन किया जाए, उनके बलिदानों को याद किया जाए, उनकी त्याग तपस्या को याद किया जाए, मां भारती के रखवालों का सम्मान किया जाए। ये हम तिरंगा यात्रा के द्वारा हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी पार्लियामेंट में आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक दृष्टि से रिफॉर्म का काम हुआ। जीएसटी का बिल 8 तारीख को फाइनल रूप पास हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा से एक बार निकल चुका है। एक बहुत बड़ा काम हुआ। आर्थिक रूप से हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा देश के गरीबों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाए, एकता का एक संदेश दिया। जीएसटी के द्वारा देश में एक प्रकार की कर प्रणाली से हिंदुस्तान में आर्थिक एकता का नया कदम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत की दिशा में जीएसटी एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमने उठाया। और मैं सभी दलों का आभारी हूं, सभी दलों का आभारी हूं जिन्होंने इस काम में सरकार की मदद की है और महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, देश को प्रगति करनी है तो शांति, एकता, सद्भावना, इस मूल मंत्र को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। समाज की एकता राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा होती है, मुख्य शक्ति होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं आती है सामने, माथा शर्म से झुक जाता है। असह्य पीड़ा होती है। समाज का जो नीचे के तबका का व्यक्ति है, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम सबका दायित्व है उनका सम्मान करना, उनको सुरक्षा देना। हजारों साल से हमारे समाज में कुछ बुराइयां आई है, कुछ दोष आए हैं। स्पृश्यता भेद घुस गया है। रामानुजाचार्य से लेकर के महात्मा गांधी तक सभी महापुरुषों ने ये समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे समाज में अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, और वो कहीं ना कहीं विकृत रूप लेकर के बाहर निकलती है। ये मानवता के खिलाफ गुनाह है। क्या कारण है कि हम हमारे दलित भाइयों को प्रताड़ित करें? क्या हक मिला है हमको? क्या देश में समाज के इन वर्गों को जो सदियों से झेलते आए हैं, क्या अब भी उनको झेलने के लिए मजबूर किया जाएगा? लेकिन भाइयों बहनों, समाज की एकता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भाषा के आधार पर,
जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, स्पृश्य के आधार पर समाज को बांटने नहीं दिया जाए और नहीं बांटने दिया जाना चाहिए। कोई शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। अरे हम वो लोग जो वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार की बातें करते हैं और अपने ही दलित भाई को अपना नहीं बना सकते। हम ही तो वो लोग हैं जो आपको वत्सव भूतेषु उसके बड़े बड़े ज्ञान परोसते रहते हैं, लेकिन हम ही अपनों को उस आत्मा का अंश मानने को तैयार नहीं है, तो देश और दुनिया हमें माफ नहीं करेगी। लेकिन भाइयों बहनों, मैं जानता हूं ये समस्या सामाजिक है, समाज के अंदर आई हुई बुराइयों का परिणाम है और सदियों से ये हमारे जहन में घुस गया है। हमें एक्स्ट्रा केयर लेकर के, अधिक परिश्रम करके, अधिक जागरूक रह करके समाज को इस संकटों से बचाना होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो समाज की एकता, देश की एकता के लिए निकले हुए लोग हैं, हम लोगों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले लोगों को बेनकाब करना है। ये सामाजिक समस्या है, उसका जितना ज्यादा राजनीतिकरण होगा ये समस्या और बिगड़ती जाएगी। जो लोग इस सामाजिक समस्या का समाधान चाहते हैं उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि समाज में बिखराव पैदा करने वाली राजनीति का रास्ता छोड़ दे, समाज को तोड़ने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होगा। मैं जानता हूं इन दिनों इन विषयों पर हमारे खिलाफ ये ज्यादा तूफान क्यों खड़ा किया गया? क्योंकि जो लोग मानते थे कि दलितों के वोट के वो ठेकेदार हैं, दलित समाज उनके कब्जे में है, पिछले 2 साल के हमारे कार्यकाल में एक के बाद एक हमने जो कदम उठाए उससे उनको लगा कि दलित समाज के पास भारतीय जनता पार्टी की सच्ची बातें अगर पहुंचेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार जो काम कर रही है, ये बातें अगर दलितों को गले उतर गई तो फिर आने वाले 50 साल तक इस पार्टी को कोई हटा नहीं पाएगा और हमारी ये तोड़ने वाली राजनीति बंद हो जाएगी। जब हमने बाबा साहब आंबेडकर के 125 साल मनाने का तय किया, पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 दिवस बाबा साहब आंबेडकर के 125 साल निमित्त चर्चा की। जब बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती मना रहे थे, 125 साल निमित्त पहली बार यूनाइटेड नेशन में बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। पहली बार दुनिया के 102 देशों में बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई। ये लोग बौखला गए। 70 साल तक उनको तो नहीं सूझा कि भारत के इस महापुरुष को, विश्व मानव को विश्व के सामने रखना चाहिए। अभी मैं अमेरिका गया था, यूएस कांग्रेस में मुझे भाषण देने का अवसर मिला। पहली बार अमेरिकन कांग्रेस के सामने, अमेरिका के गणमान्य नेताओं के सामने मैं हिंदुस्तान के जिन महापुरुषों को याद किया, उसमें स्वामी विवेकानंद को याद किया, महात्मा गांधी को याद किया, तो बाबा साहब आंबेडकर को याद किया। बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारा समर्पण। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में हमने पंचतीर्थ का निर्माण किया।
आजादी के इतने साल के बाद भी बाबा साहब आंबेडकर को सम्मान देने का इनको कभी सूझा नहीं था। बाबा साहब आंबेडकर का जन्मस्थान मऊ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई तो उसको भव्य स्मारक में हमने परिवर्तित किया। भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने लंदन में जहां शिक्षा पाई थी और जिस मकान में वो रहते थे वो मकान बिक रहा था। हमें पता चला, महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के बाबा साहब आंबेडकर के लंदन के मकान को हमने एक तीर्थ के रूप में डेवलप कर दिया। उसको आज भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने ले लिया और वहां हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान जाएगा, बाबा साहब आंबेडकर कैसे रहते थे, पढ़ते थे, ये देखेगा और एक नई प्रेरणा लेकर के आएगा। मुंबई में जहां बाबा साहब आंबेडकर का अंतिम संस्कार हुआ, कई सालों से मेरे दलित भाइयों बहनों की मांग थी कि वहां पर बाबा साहब आंबेडकर का एक स्मारक बने। इंदू मिल की जगह थी, कितनी कीमत क्यों न हो, कोई कीमत बाबा साहब आंबेडकर के जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन एक भी सरकार तैयार नहीं हुई। हमारी सरकार आई, हमने वो इंदू मिल की जमीन बाबा साहब आंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने के लिए लगा दी। और मैं आपको कहता हूं, हिंदुस्तान में कभी भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसा भव्य स्मारक बाबा साहब आंबेडकर का मुंबई में बनने वाला। हमने दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के स्मारक के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की। काम चल रहा है, कई वर्षों से लटका पड़ा था। बाबा साहब आंबेडकर ने जहां पर अंतिम श्वास लिए थे, उस मकान को बाबा साहब के स्मारक के रूप में निर्माण करना था। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था, बाद में जो सरकारें आई उन्होंने उसको डिब्बे में डाल दिया। हमने आकर के फिर से निकाला और उसका भी हम एक भव्य स्मारक बना रहे हैं। ये पंचतीर्थ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने। और इसके कारण दलितों का ठेका लेकर के चलने वाले कुछ लोग बौखला गए और दलितों को किसी भी प्रकार से पीड़ित करके इश्यू खड़ा करने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। ये ख्याल बंद होना चाहिए। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना चलाई। हमने निर्णय किया हर बैंक दलित और आदिवासी को और एक महिला को 50 लाख से 10 करोड़ रुपया की बैंक की लोन देगी। मेरा दलित भाई नौकरी तलाशने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब देने वाला बनना चाहिए। और इस पर हमने काम किया, इसकी परेशानी हो रही है। मैंने एक दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स दिल्ली, इसको बढ़ावा दिया। दलित एंटरप्रेन्योर का सम्मेलन किया। देश भर से 3000 से ज्यादा दलित एंटरप्रेन्योर आए और मैंने देखा
कि मेरे इन दलित एंटरप्रेन्योर्स में मेरे देश को बदलने की ताकत है। मैं उनको बल दे रहा हूं, ताकत दे रहा हूं। इसके कारण कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दलितों के नाम पर राजनीति करके देश को तोड़ने की, समाज में दीवारें खड़ी करने की कोशिश हो रही है, वो कभी भी देश का भला नहीं करेगी। दलित समाज का कल्याण देश का कल्याण है। अरे देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों में दलित पीछे नहीं। आज भी हमारी सेना में मां भारती के लिए बलिदान देने वालों में दलित पीछे नहीं होते हैं। लेकिन समाज की बुराई आज भी समाज को तबाह कर रही है। और इसलिए मैं आज हैदराबाद की धरती से समग्र देशवासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव ये हमें मंजूर नहीं होना चाहिए। देश की एकता यही देश की अमानत है, यही देश का भविष्य है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के हम जब आगे जाना चाहते हैं, तब मैं तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं में एक नई आशा देख रहा हूं, नई चेतना देख रहा हूं, नया सपना देख रहा हूं। मैं यहां तेलंगाना का भाग्य देख रहा हूं। मुझे आज आपके बीच आने का अवसर मिला। इतना भव्य समारोह आपने आयोजित किया, संगठन की शक्ति के दर्शन कराए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और फिर एक बार तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनकी टीम और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की आवाज पूरे हिंदुस्तान में पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा हम सब, आप बोलेंगे एक है। हम सब, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। యావత్ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ వర్తమాన సామాజిక పరిస్థితుల మీద నరేంద్ర మోడీ గారు